नमस्कार दोस्तों, अभी अभी बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आई। लॉकडाउन 5.0 के दौरान मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका लगा है। ये झटका कोई और नहीं, कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी को दिया है। तो वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें, कांग्रेस में एक बहुत बड़े पार्टी का विलय की चर्चा सामने आई है, जिसके बाद सियासी गलियारों में हड़कंप मच गया है। तो वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें, महाराष्ट्र के भाजपा नेता पर चौंकाने वाला खुलासा हुआ है, जिससे एक भयंकर कांड में भाजपा नेता फंस गए। तो वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें, शिवसेना ने भी मोदी सरकार पर बड़ा हमला बोला है। शिवसेना नेता ने कहा कि ट्रंप के आयोजित कार्यक्रम से पूरे देश में कोरोना फैला है। दोस्तों, क्या है पूरी खबर, हम आपको विस्तार से बताएंगे जरूर। लेकिन इससे पहले अगर आपको भी लगता है कि क्या मध्य प्रदेश में एक बार फिर से कांग्रेस लौटकर सरकार बना पाएगी, या फिर क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार बचे 3.5 साल का कार्यकाल को पूरा करेगी, कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। दोस्तों, पहली बड़ी खबर जो निकलकर सामने आई है, मध्य प्रदेश उपचुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ा झटका लगा है। उपचुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता अपने बेटे के साथ कांग्रेस में शामिल हो गए। वहीं इसी के साथ ही मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने एक बार फिर से मध्य प्रदेश में सरकार बनाने को लेकर बड़ा दावा किया है। दरअसल आपको बता दें कि मध्य प्रदेश उपचुनाव से पहले राज्य में जोड़ तोड़ की राजनीति शुरू हो गई है। भारतीय जनता पार्टी ने उपचुनाव से पहले कांग्रेस को कई झटके दिए थे, लेकिन अब कांग्रेस ने भी भारतीय जनता पार्टी को झटके देना शुरू कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने वाले सिंधिया से सीधे टकराने वाले प्रेमचंद गुड्डू अब कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए हैं। भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता गुड्डू के साथ उनके बेटे अजीत भी कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए हैं। इन दोनों नेताओं ने कमलनाथ की मौजूदगी में कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की है। वहीं कांग्रेस सूत्रों के मुताबिक होने वाले उपचुनाव में गुड्डू सावरकर सीट से कांग्रेस के संभावित उम्मीदवार हो सकते हैं। हालांकि प्रेमचंद गुड्डू की कांग्रेस में वापसी को लेकर कांग्रेस विधायकों में काफी नाराजगी थी, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ की सहमति के बाद सभी नाराज विधायक भी उनके कांग्रेस में शामिल होने को लेकर राजी हो गए। अब उपचुनाव के ठीक पहले भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता प्रेमचंद गुड्डू के कांग्रेस में जाने को भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। वहीं कांग्रेस में शामिल होने के बाद प्रेमचंद गुड्डू का कहना है कि मैंने कांग्रेस पार्टी को भी सिंधिया के कारण छोड़ा था। उनका कहना है कि अब होने वाले 24 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव में प्रचार के लिए जाऊंगा। सभी सीटों पर ज्योतिरादित्य सिंधिया को मैं सबक सिखाऊंगा। गुड्डू का कहना है कि केंद्रीय मंत्री रहते हुए ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कभी मेरे संसदीय क्षेत्र पर ध्यान नहीं दिया। मैं कांग्रेस में आकर अच्छा महसूस कर रहा हूँ। वहीं टिकट को लेकर उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी जैसा चाहेगी वही होगा। वहीं आपको बता दें कि कांग्रेस सूत्रों के मुताबिक प्रेमचंद गुड्डू के बाद भारतीय जनता पार्टी के कुछ और नेता भी कांग्रेस पार्टी में शामिल हो सकते हैं। बमोरी से भारतीय जनता पार्टी नेता और पूर्व मंत्री के.एल. अग्रवाल ने पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ से इस बारे में फोन पर बात भी की है। बमोरी सीट से कांग्रेस का उम्मीदवार बनाए जाने को लेकर उनकी कमलनाथ के साथ चर्चा भी हुई है। आपको बता दें कि के.एल. अग्रवाल शिवराज सरकार में मंत्री रह चुके हैं। वहीं दूसरी तरफ मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने भी दावा किया है कि अभी तो यह इंटरवल है, हम फिर सरकार में लौटेंगे। कमलनाथ ने दावा किया है कि मध्य प्रदेश में 24 विधानसभा सीटों पर होने वाले आगामी उपचुनाव में कांग्रेस पार्टी इन 24 विधानसभा सीटों में से 20 सीटों पर जीत दर्ज करेगी और एक बार फिर से मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार लौटकर सत्ता पर काबिज होगी। कमलनाथ ने दावा किया है कि मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार उपचुनाव होने के बाद सत्ता में नहीं रहेगी। कमलनाथ ने भी इससे पहले भी अपने वीडियो प्रेस कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पत्रकारों से ये भी कह चुके हैं कि अभी तो कोरोना का संकट काल चल रहा है, लेकिन जैसे ही मध्य प्रदेश में खाली 24 विधानसभा सीटों पर चुनाव होंगे उसमें हम 20 से अधिक सीटें जीतेंगे, तब फिर कैसे मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार रहेगी हम देखेंगे। उनका कहना है कि एक बार फिर से मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार लौटेगी और भारतीय जनता पार्टी देखती रह जाएगी। आपको बता दें कांग्रेस में शामिल होने वाले प्रेमचंद गुड्डू सिंधिया के भारतीय जनता पार्टी में आने के बाद से ही उन पर काफी हमलावर थे। आपको बता दें कि उज्जैन के पूर्व सांसद प्रेमचंद गुड्डू लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस छोड़ भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए थे, लेकिन पार्टी में अनदेखी के कारण वह नाराज चल रहे थे। गुड्डू भारतीय जनता पार्टी में रहते हुए ज्योतिरादित्य सिंधिया के ऊपर लगातार हमला कर रहे थे। साथ ही उनके करीबी तुलसी सिलावट को सावरकर सीट से हराने की भी बात कर रहे थे। गुड्डू के इन तेवरों को देखते हुए ही भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें नोटिस भी जारी किया था, लेकिन गुड्डू ने नोटिस का जवाब नहीं दिया, बल्कि भारतीय जनता पार्टी को अलविदा कह दिया। साथ ही उन्होंने अभी दावा किया है कि उन्होंने फरवरी में ही भारतीय जनता पार्टी से इस्तीफा दे दिया था, लेकिन अब प्रेमचंद गुड्डू कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं। साथ ही उन्होंने अभी दावा किया है कि उनके गढ़ में यानी ज्योतिरादित्य सिंधिया के गढ़ में ही उन्हें हराने का काम करेंगे और कांग्रेस को ज्यादा से ज्यादा सीटें जितवाने का काम करेंगे।
करेंगे। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। आपको बता दें, छत्तीसगढ़ कांग्रेस में जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के विलय की चर्चा उठी है, जिससे सियासी गलियारे में हलचल मची हुई है। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ की सियासत में नए समीकरण की सुगुराहट शुरू हो गई है। पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी के मृत्यु के बाद उनकी पार्टी जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ यानी जकांश के कांग्रेस में विलय की खबरें राजनीतिक गलियारे में तैर रही है। चर्चा यह भी है कि प्रदेश कांग्रेस प्रभारी पीएल पुनिया अगले कुछ दिन में छत्तीसगढ़ आएंगे और जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ का कांग्रेस में विलय हो जाएगा। हालांकि इन चर्चाओं की कोई भी कांग्रेस नेता पुष्टि करने को तैयार नहीं है। खुद प्रदेश प्रभारी पुनिया ने इन खबरों को निराधार बताया है, लेकिन सत्ता के गलियारे से लेकर सत्ताधारी दल के दफ्तर तक हलचल तेज हो गई है। कांग्रेस के उच्च पदस्थ सूत्रों के मुताबिक पूर्व सीएम जोगी की तबीयत खराब होने के बाद उनके करीबी नेताओं ने जोगी समेत पूरी पार्टी का विलय कांग्रेस में करने का प्रस्ताव कांग्रेस के आला कमान को भेजा था और इसके बारे में संपर्क भी किया था। हालांकि इस पर कोई भी निर्णय हो पाता उससे पहले ही छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी की मृत्यु हो गई। अब इस चर्चा के आधार पर कहा जा रहा है कि जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के चारों विधायकों और पार्टी का कांग्रेस में विलय हो जाएगा। वहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के करीबी नेताओं की माने तो जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ का विलय इतनी आसानी से नहीं हो सकता है। यह समय किसी पार्टी के विलय का भी नहीं है। प्रदेश में भारी बहुमत के बाद 4 विधायकों को शामिल करना और उनके विधायकों को पद देना चुनौतीपूर्ण और विवादास्पद है। ऐसे में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की तरफ से विलय पर सहमति का सवाल ही नहीं उठता। हालांकि उन नेताओं ने यह भी कहा है कि अगर आला कमान की तरफ से किसी भी प्रकार का निर्देश आता है तो उसे स्वीकार करना ही पड़ेगा। लेकिन कहीं न कहीं जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के कांग्रेस में विलय की चर्चा को लेकर सियासी गलियारों में काफी हलचल है। जब सियासी गलियारों में ऐसी हलचल है तो माना जा सकता है कि जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ यानी जकास का कांग्रेस में विलय हो सकता है। लेकिन एक तरफ जहां कांग्रेस पार्टी इसे यानी कांग्रेस के कुछ नेता इसे सिरे से नकार रहे हैं, तो वहीं कुछ नेता ऐसा भी कह रहे हैं कि अगर आला कमान की तरफ से ऐसा कोई निर्देश आता है तो इसे स्वीकार ही करना पड़ेगा। हालांकि सियासी गलियारों में ऐसी भी चर्चाएं हैं कि कांग्रेस पार्टी में यानी छत्तीसगढ़ कांग्रेस पार्टी में जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ का विलय हो सकता है। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। आपको बताएं कि शिवसेना के पूर्व जिला संयोजक हत्याकांड में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी के नेता पर इसका आरोप लगा है। आपको बताएं कि रामपुर पुलिस ने शिवसेना के पूर्व जिला संयोजक अनुराग शर्मा की हत्या में उनके 2 दोस्त भाजपा के पूर्व जिला मंत्री छत्रपाल यादव और उसके भाई समेत 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। छत्रपाल के भाई पवन ने 2 आरोपियों को तमंचा और बाइक उपलब्ध कराई थी, जिन्होंने 20 मई की रात अनुराग को गोली मारी थी। एसपी ने आरोपियों छत्रपाल यादव, उसके भाई पवन, बाबू, हिमांशु और एक और अन्य आरोपी को गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम को 20,000 रुपए नगद इनाम देने की भी घोषणा की है। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। आपको बता दें, केंद्र पर हमला बोलते हुए शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा कि ट्रंप के लिए आयोजित कार्यक्रम से ही कोरोना फैला है। आपको बता दें कि शिवसेना नेता संजय राउत ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि कोरोना वायरस के तेजी से फैलने की वजह अहमदाबाद में अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप के स्वागत में हुए कार्यक्रम है। उन्होंने कहा कि ट्रंप के चलते ही मुंबई और दिल्ली में इतने ज्यादा मामले आए हैं। संजय राउत ने केंद्र सरकार की भी आलोचना करते हुए कहा कि लॉकडाउन बिना किसी योजना के लागू किया गया, लेकिन अब इसे हटाने की जिम्मेदारी राज्यों पर छोड़ दी गई है। आपको बता दें कि शिवसेना के मुखपत्र सामना के साप्ताहिक स्तंभ में राउत ने कहा है कि इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप के स्वागत में एकत्रित हुए जनसमूह के कारण गुजरात में कोरोना फैला। ट्रंप के साथ आए शिष्टमंडल के कुछ सदस्य मुंबई, दिल्ली भी गए थे, जिसके कारण यह वायरस फैला है। शिवसेना सांसद ने कहा कि विपक्षी पार्टी भाजपा ने महाराष्ट्र विकास अघाड़ी सरकार को गिराने की तमाम कोशिशें की, लेकिन यह अघाड़ी के लिए कोई खतरा नहीं था, क्योंकि इसका बना रहना 3 दलों शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी की मजबूती है। राउत का कहना है कि उद्धव ठाकरे महाविकास अघाड़ी सरकार को गिराने और कोरोना वायरस महामारी की रोकथाम में विफल रहने का आरोप लगाकर राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने का कोई भी प्रयास आत्मघाती सिद्ध होगा। संजय राउत ने कहा कि राज्य ने देखा है कि कैसे मनमानी से 6 महीने पहले राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था और हटा लिया गया था। साथ ही राउत ने कहा कि यदि राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए कोरोना वायरस मामले से निपटने में विफलता को आधार बनाया जा रहा है तो कम से कम 17 अन्य राज्यों में भी यही किया जाना चाहिए, जिनमें भाजपा
शासित राज्य भी शामिल है। संजय राउत ने हमला बोलते हुए कहा है कि महामारी को रोकने में केंद्र सरकार भी विफल रही है, क्योंकि उनके पास कोई योजना नहीं थी। कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल ने पीएम मोदी से सवाल पूछे हैं। पूछा कितने भूख से तो कितने पैदल चलते चलते मर गए, पीएम केयर्स फंड से कितने प्रवासी मजदूरों को पैसे दिए गए। आपको बता दें कोरोना संकट के बीच सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर तेजी पर है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल ने पीएम केयर फंड को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल पूछे हैं। कपिल सिब्बल ने पूछा है कि पीएम केयर्स फंड से प्रवासी मजदूरों को कितना पैसा दिया गया। लॉकडाउन खोलने को लेकर सिब्बल ने कहा कि 4 घंटे में लॉकडाउन लागू करने वाली सरकार को अब मालूम नहीं किस रास्ते जाना है। उनका कहना है कि पहले एक एडवाइजरी आती है, फिर दूसरी सरकार के पास प्रवासी मजदूरों का आंकड़ा नहीं है। कपिल सिब्बल का कहना है कि मैं पीएम मोदी से पूछना चाहता हूं कि क्या आप हमें बता सकते हैं कि आपने अपने पीएम केयर्स फंड से मजदूरों को कितना पैसा दिया। मैं उनसे इस सवाल का जवाब देने का अनुरोध करता हूं। इस अवधि के दौरान कई लोगों की मृत्यु हो गई, कुछ की मृत्यु चलते चलते हो गई और कुछ की तो ट्रेनों में हो गई और कुछ की भूख से हो गई। कांग्रेस नेता ने कहा है कि देश में कितने मजदूर हैं सरकार को यह भी नहीं पता है। कपिल सिब्बल ने बताया कि देश में करीब 12 करोड़ प्रवासी मजदूर हैं। सरकार के पास यह डेटा नहीं। 14 मई तक 73 लोगों की भूखमरी से मौत हुई। वहीं दूसरी तरफ सिब्बल ने न्यायाधीशों के तबादले पर भी सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार के खिलाफ टिप्पणी करने वाले जजों का तबादला दूसरे जगह किया गया। सिब्बल ने कहा कि अगर आप पत्रकार को वल्चर कहेंगे तो मतलब आप अपने कल्चर भूल गए हैं। यह कहना भी सही नहीं है कि कुछ हाईकोर्ट समांतर सरकार चला रही है। इस तरह की दलील सरकार का घमंड दिखाती है। कई जजों को बदल दिया जाता है, बेंच बदल जाती है। कोर्ट को इन सब बातों का संज्ञान लेना चाहिए। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। आपको बता दें कि आज से रेलवे चलाएगी 200 नई ट्रेनें। एक दिन में लगभग 1.5 लाख से ज्यादा लोग यात्रा करेंगे। आपको बता दें कोरोना लॉकडाउन के कारण थम चुकी रेलवे अब रफ्तार धीरे धीरे पकड़ रही है। लंबी दूरी के लिए ऐसी स्पेशल ट्रेन चलाने के बाद अब रेलवे आज से पैसेंजर ट्रेन चलाने जा रही है। 1 जून से देश में करीब यानी आज से 200 पैसेंजर ट्रेन यात्रियों को उनके घरों तक पहुंचाएगी। रेलवे के मुताबिक पहले ही दिन से करीब 1,45,000 यात्री यात्रा करेंगे। आज सुबह यानी 9 बजे तक 25 लाख से ज्यादा लोगों ने बुकिंग कराई थी। पैसेंजर ट्रेन चलाने से पहले रेलवे तैयारी में जुट गई है। हजरत निजामुद्दीन दिल्ली और नई दिल्ली स्टेशन पर यात्रियों की एंट्री और एग्जिट के लिए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। रेलवे ने कहा है कि लगभग 26 लाख यात्रियों ने 1 जून से 30 जून तक विशेष ट्रेनों से यात्रा के लिए टिकट की बुकिंग कराई है। ये सेवाएं 12 मई से संचालित हो रही श्रमिक विशेष ट्रेनों और 30 वातानुकूलित ट्रेनों के अलावा है। रेलवे ने कहा है कि यात्रियों को प्रस्थान से कम 90 मिनट पहले स्टेशन पर पहुंचना होगा और जिन लोगों के पास कंफर्म या आरएसी टिकट होंगे उन्हें स्टेशन के भीतर जाने और ट्रेनों में सवार होने की अनुमति दी जाएगी। केंद्रीय गृह मंत्रालय के दिशा निर्देशों के मुताबिक यात्रियों को अनिवार्य रूप से जांच करानी होगी। केवल बिना लक्षण वाले यात्री को ही ट्रेनों में प्रवेश करने या यात्रा करने की अनुमति दी जाएगी। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। आपको बता दें कि भारत के साथ सीमा गतिरोध के बीच नेपाल सरकार ने संसद में संविधान संशोधन विधेयक पेश किया है, जिसमें नए नक्शे में भारत के 3 हिस्से दिखाए गए हैं। आपको बता दें कि भारत और नेपाल के बीच किसी भी प्रकार का जो विवाद है वो थमता नजर नहीं आ रहा है। नेपाल सरकार ने नए राजनीतिक नक्शे के संबंध में संविधान संशोधन बिल अपनी संसद में पेश किया है। नेपाल की कानून मंत्री शिवा माया ने नक्शे के संबंध में संसद में बिल पेश किया है। नेपाल के इस नए नक्शे में भारत के काला पानी, लिपू लेक और लिम्पिया धुरा को भी शामिल किया गया है। बीते कुछ दिनों से नेपाल के साथ भारत के संबंधों में तल्खियां बढ़ी हैं। हालांकि नेपाल भारत का पुराना मित्र रहा है, लेकिन अब दूरियां बढ़ रही हैं। नेपाली कांग्रेस नेपाल ने नक्शे को अपडेट करने के लिए संविधान संशोधन का समर्थन कर रही है। लिपू लेक, लिम्पिया धुरा और काला पानी के विवादित क्षेत्रों को अपने क्षेत्र में शामिल करना चाहती है। यह कदम नेपाल के नक्शे को बदलने के लिए उठाया जा रहा है। आपको पता है कि जब नेपाल ने अपने नए राजनीतिक नक्शे में भारतीय क्षेत्रों को अपना हिस्सा बताया था, तभी भारत की ओर से कड़ी आपत्ति जताई गई थी। विदेश मंत्रालय ने कहा था कि नेपाल को भारत की संप्रभुता का सम्मान करना चाहिए। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग ने कहा था कि हम नेपाल सरकार से अपील करते हैं कि वह ऐसे बनावटी कार्टोग्राफी प्रकाशित करने से बचे, साथ ही भारत की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करे। दरअसल आपको बता दें कि नेपाल सरकार ने नए नक्शे में भारत के काला पानी, लिपू लेक और लिम्पिया धुरा को शामिल करने पर भारत ने कड़ी आपत्ति जाहिर की थी। नेपाल कैबिनेट की बैठक में भूमि संसाधन मंत्रालय ने नेपाल का यह संशोधित नक्शा जारी किया था। जिस वक्त यह नक्शा जारी किया गया था, उस वक्त मौजूद कैबिनेट सदस्यों ने इस नक्शे में समर्थन में मत दिया था, लेकिन इस नक्शे के जारी होने के बाद
भारत ने तीखी प्रतिक्रिया दी थी और कड़ी आपत्ति जताई थी। साथ ही कहा था कि नेपाल को भारत की संप्रभुता का सम्मान करना चाहिए। लेकिन अब देखना यही है कि इस बिल के पास होने के बाद भारत क्या एक्शन लेता है। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। लॉकडाउन में रियायतों पर कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं। पूछा है बढ़ रहा है कोरोना केस तो छूट क्यों है। 2 महीने से ज्यादा वक्त से देश में चल रहे लॉकडाउन में अब सरकार आज से रियायतें देने जा रही है, यानी देना शुरू कर दी है। इसके बारे में सरकार ने गाइडलाइंस भी जारी कर दी है। लेकिन मुख्य विपक्षी पार्टी यानी कांग्रेस ने सरकार के इस फैसले पर सवाल खड़े किए हैं। कांग्रेस ने पूछा है कि जब देश में कोरोना केस तेजी से बढ़ रहा है तो छूट क्यों दी जा रही है। कांग्रेस नेता पीएल पुनिया ने कहा है कि यह देखा गया है कि मामले यानी कोरोना के मामलों के बढ़ जाने पर लॉकडाउन बढ़ाया जाता है, लेकिन भारत में पूरी तरह से विपरीत, मामले बढ़ रहे हैं और लॉकडाउन वापस लिया जा रहा है। अन्य देशों में लॉकडाउन में छूट तब दी जाती है जब मामलों में गिरावट होती है, लेकिन भारत में लॉकडाउन में तब छूट दी जाती है जब प्रतिदिन लगभग 7,500 से 8,500 नए मामले दर्ज किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि जिस गति से कोरोना वायरस के मामले बढ़ रहे हैं, ऐसे में लॉकडाउन में रियायतें देने से खतरा और भी कई गुना बढ़ सकता है।